ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है हमारा लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पहले चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा? रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। क्या क्या रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, और साथ साथ हमने बात की रिसोर्स कंजर्वेशन की कि जो रिसोर्सेज का हम वेस्टेज कर रहे हैं, रिसोर्सेज की हमारे पास कमी होती जा रही है, उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करने के साथ साथ ही डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो, जिसको हमने बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उन सारी चीज़ों को कैसे अचीव किया जाए। तो बेसिक हमने क्या पढ़ा था? हमने रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। अब जो सेकंड चैप्टर है हमारा, इसमें हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ज़मीन हमको मिलती है, हम उसका यूज़ करते हैं, हमारे काम आती है, हम उस पर बिल्डिंग बना सकते हैं, हम उस पर खेती कर सकते हैं, हम उस पर रोड बना सकते हैं, हम उस पर ब्रिजेस बना सकते हैं। तो वो जो ज़मीन है, जो लैंड है, भूमि है, वो क्या है? एक रिसोर्स है, क्योंकि वो हमारे नीड को सेटिस्फाई करने का काम आती है। अगर हमको रोड बनाना है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, जिस पे व्हीकल्स चल सकें, गाड़ियाँ चल सकें, हमको रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, तो वहाँ पे लैंड काम आता है। तो लैंड क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया, और हमको कैसे मिलता है? नेचर के द्वारा मिलता है। सॉयल जो है लैंड से कनेक्टेड ही एक और रिसोर्सेज है सॉयल। सॉयल का मतलब क्या है? लैंड के ऊपर वो जो टाइनी सा पार्ट है, लैंड के ऊपर एक पतली सी लेयर है जिसमें फर्टिलिटी होती है, जिसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ करके हम खेती कर सकते हैं। यानी कि सॉयल क्या है? लैंड का वो पार्ट जो हमको, जिस पे हम एग्रीकल्चर कर सकें। तो हमको एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है, तो हमको सॉयल चाहिए होगा, हमको फर्टिलिटी चाहिए होगी। खेती कहाँ करेंगे? लैंड पर ही करेंगे, लेकिन ऐसी जगहों पर नहीं कर सकते ना जहाँ पे जहाँ बंजर है, जहाँ पे फर्टिलिटी नहीं है, जिसमें कोई उर्वरक नहीं है, जो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे खेती कैसे करेंगे? तो उसके लिए लैंड का वो पार्ट ढूंढेंगे जो उपजाऊ है, जो फर्टाइल है, और वो पार्ट क्या कहलाता है? सॉयल कहलाता है। सॉयल भी हमको कैसे मिलता है? नेचर के द्वारा ही मिलता है। तो सॉयल भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। थर्ड है वाटर रिसोर्सेज। वाटर नेचुरल रिसोर्स है। वाटर का हमारे जीवन में जल ही जीवन है का कॉन्सेप्ट है। फोर्थ है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो हमको प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जो हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आते हैं, जिनका, पेड़ पौधों का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। और साथ साथ वाइल्ड लाइफ जो भी है, जीव जंतु जो मिलते हैं, उनका भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। बैलेंस बनाने के लिए या फंक्शन करने के लिए, पूरे इन्वायरमेंट को फंक्शन करने के लिए, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वाइल्ड लाइफ का, जीव जंतुओं का काम लगता है। तो ये सारे कुछ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है कि आखिर ये रिसोर्सेज हैं क्या। जैसे लैंड रिसोर्स है, तो लैंड रिसोर्स क्या है? लैंड जो हमारा टोटल अर्थ है, उसका 30% एरिया ही केवल क्या है? लैंड है। बाकी 70% एरिया तो वाटर है, ओशियंस है वहाँ पर। तो इस 30%, ये 30% एरिया क्या है? लैंड रिसोर्स है, जो हमको मिलता है, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हम घर बनाते हैं, जिस पे हम खेती करते हैं, जिस पे हम चलते हैं। तो लैंड रिसोर्स क्या हो गया? ये वो 30% अर्थ का एरिया जो कि सॉलिड स्टेट में है, जहाँ जहाँ बाकी 70% एरिया क्या है? ओशियन है। अब इस 30% एरिया का भी 30% ही एरिया ऐसा है जो पॉपुलेटेड है, जहाँ पे पॉपुलेशन रह सकती है। जो भी लैंड हमारे पास है, जैसे लैंड में हो सकता है बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वो भी लैंड का ही पार्ट है, हिमालय लैंड का ही पार्ट है, लेकिन फिर वहाँ पर लोग रह नहीं सकते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन रहने के उतना अनुकूल नहीं है। जैसे डेजर्ट है, थार का डेजर्ट है, सहारा का डेजर्ट है, तो डेजर्ट भी क्या है? लैंड का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रहना हमारे लिए उतना आसान नहीं है, या कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। तो ऐसे जो भी टोटल 30, अब जैसे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, वो भी लैंड का पार्ट है, लेकिन वहाँ पर भी रहना हमारे लिए काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वहाँ पर। कुछ ऐसे एरिया जो फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट के एरियाज है, जब घने जंगल हैं, वहाँ पर भी लोगों को रहना उतना आसान नहीं है। कुछ लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या उतनी अमाउंट में नहीं रहती है जितना कि हम शहरों में या प्लेन्स एरिया में, वैली में रहते हैं, नदी के किनारे, घाटियों में रहते हैं। तो ऐसे हम बात करें कि अगर जो हमारा 100% जो लैंड एरिया है, उसका 30% क्या है? पॉपुलेटेड है। बाकी 70% क्या है? स्पेरली पॉपुलेटेड है, यानी कि बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पर, या तो अनइनहेबिटेड है, यहाँ पर लोगों के रहने के अनुकूल है ही नहीं। तो ये जो लैंड पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रह सकती है, कहाँ पर जनसंख्या कम रह सकती है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो फैक्टर डिसाइड करते हैं। जैसे टोपोग्राफी है, रग्ड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब ऊंचाई, कहीं ज़मीन कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीची है, तो वहाँ पर रहना, जैसे हिमालय का क्षेत्र है, कहीं पे बहुत ऊंचाई है, कहीं पे बहुत खाई है, तो
वहाँ पर लोगों का रहना उतना आसान नहीं है, सर्वाइवल उतना आसान नहीं है। से जो स्टीप स्लोप्स माउंटेन के जो स्लोप्स हैं वहाँ पर हम घर बना के रह नहीं सकते। कुछ लोग रहते हैं लेकिन पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं रहती है वहाँ पर माउंटेन्स के उस स्लोप्स पर। वो काफ़ी स्लोप काफ़ी धारदार होता है, वहाँ पर टिकना, वहाँ पर ना वाटर रुक सकता है ना सॉइल रुक सकता है, तो हमारे सर्वाइवल के लिए चीज़ें वहाँ पर मुश्किल होंगी। कुछ चीज़ों में जब हम चेंज कर पाएंगे, वाटर को रोकने की व्यवस्था करेंगे, सॉइल को रोकने की व्यवस्था करेंगे, ऐसा ना हो कि बारिश हो तो सारा सॉइल जो है बह के चला जाए, सारी उर्वरता बह के चली जाए। और जो ऐसे एरियाज जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, बाढ़ नदी के कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पर बाढ़ के टाइम पूरा भर जाता है वो, या दलदली भूमि ऐसी है जहाँ वहाँ पर लोगों का रहना उतना आसान नहीं है। डेजर्ट के एरियाज हैं, डेजर्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है रहने के लिए, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। और थिक फॉरेस्ट जो है, घने जंगल हैं। तो ये सारे एरियाज कैसे हैं? लो पॉपुलेटेड एरियाज हैं। यहाँ सारे एरियाज में पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम रहती है। और जो प्लेन्स हैं और रिवर वैलीज हैं, प्लेन मतलब वो जो मैदानी पार्ट है जहाँ पर लंबे लंबे दूरी तक हमको कहीं ऊंचाई नहीं दिखेगी, कोई पर्वत, कोई पहाड़, कोई खाई नहीं दिखेगी, तो ऐसे एरियाज क्या होते हैं, लोगों के रहने के लिए ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती भी की जा सकती है, यहाँ पर बिल्डिंग भी बनाई जा सकती है, यहाँ पर घर भी बनाया जा सकता है, रोड बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी मिलती है। सेम बात होती है रिवर वैलीज की, नदी के किनारे। नदी हर साल जो है वो नदी के किनारे का जो एरिया होता है वो काफ़ी उर्वर होता है। नदी हमेशा नई मिट्टी लेकर आती है, जिससे जिसके आसपास खेती करना काफ़ी आसान हो जाता है, और जहाँ पर खेती होगी वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो आसानी से रह पाएगी। तो ये सारी बातें हैं लैंड के। जो 30% जो लैंड है हमारे पास, उसमें जो भी 30% पे जो पॉपुलेशन रहती है, तो कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पर पॉपुलेशन कम रह सकती है, और कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं। अब ये बातें हो गई लैंड पे रहने के लिए, जो भी हमारे पास जो पीपल जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। अब जो लैंड का यूज़ करते हैं उसका किस तरह, जहाँ पर हम रहते हैं तो हम ज़मीन का कई सारे तरीके से यूज़ करते हैं। हो सकता है उस पर खेती करते हो हम, हो सकता है उस पर बागवानी करते हो, पेड़ पौधे लगाते हो हम, हो सकता है उसी लैंड पे हम माइनिंग करते हो, वहाँ से नीचे से कुछ मिनरल्स निकालते हो, इंडस्ट्री लगा दी हमने प्रोडक्शन करने के लिए, या बिल्डिंग बना दी, रोड बना दी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लैंड का यूज़, डिफरेंट टाइप से हम लैंड का यूज़ करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लैंड यूज़ पैटर्न बोलते हैं। कि लैंड यूज क्या है, लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, जब हम एक ज़मीन को डिफरेंट काम के लिए, या हम जो भी हमारे पास अवेलेबल ज़मीन है उस पर हम कौन कौन से डिफरेंट काम कर सकते हैं, यही बताता है लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, या लैंड यूज़ के कौन कौन से काम आ सकते हैं। आप भी सोच सकते हैं कई ज़मीन का क्या क्या काम है, हम ज़मीन पे क्या क्या कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, रोड बना सकते हैं, ब्रिजेस बना सकते हैं, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं ज़मीन पे। या हम कहें कि हम ज़्यादातर सारी की सारी चीज़ें ज़मीन पे ही करते हैं, क्योंकि हम वहीं रहते हैं। अब हो गया लैंड का जो क्लासिफिकेशन है, ज़मीन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। ज़मीन के बेसिक दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है प्राइवेट लैंड और एक होता है कॉमन प्रॉपर्टी लैंड। प्राइवेट लैंड मतलब आपका घर, जिस पे आपका अधिकार है, वो आपके नाम से वो ज़मीन है, आपका घर, आपका खेत, किसी एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का घर, किसी एक इंडिविजुअल के नाम से वो प्रॉपर्टी लैंड जो है वो ज़मीन है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट लैंड। जहाँ पर केवल वो व्यक्ति या उसकी फैमिली के लोग ही खेती कर सकते हैं, या वो व्यक्ति या उसके फैमिली के लोग ही रह सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट लैंड। और दूसरा है कॉमन प्रॉपर्टी लैंड, ऐसा लैंड जो कि कई सारे लोगों के, कई सारे परिवारों के लोगों को मिलके यूज़ होता है। जैसे गांव में कई सारे ऐसे एरिया होते हैं, कोई गांव का तालाब हो गया, उसके आसपास का एरिया हो गया, गांव की ऐसी भूमि जहां पर हर कोई अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए ले जा सकता है, या कोई ऐसा सिटी में कोई ऐसा पार्क जिसमें आसपास रहने वाले हर कोई घूमने चले जा सकते हैं, तो ये सारी वो ज़मीन कैसी है, कॉमन प्रॉपर्टी लैंड है। उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, उस पर किसका अधिकार है, उस सोसाइटी का, यहाँ वहाँ आसपास रहने वाले लोगों का अधिकार है। तो ऐसे लैंड को बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी लैंड। अब लैंड रिसोर्स जो भी हमने बात की थी, कोई रिसोर्स है तो उसका उसका हमको कंजर्वेशन करना है। क्यों कंजर्वेशन करना है? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमियां आती जा रही हैं, लैंड का कुछ ना कुछ ह्रास होता जा रहा है, कमी होती जा रही है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लैंड जो रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अब लैंड रिसोर्स जो है उसमें कमियां क्यों आती जा रही हैं, या ऐसे हमारे लिए वो अवेलेबिलिटी उसकी कम क्यों होती जा रही है? पहला तो है कि हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, हर किसी को
ज़मीन, किसी को घर बनाना है, किसी को एग्रीकल्चर करना है, धीरे-धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो सबको जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने नए घर चाहिए होंगे, उतनी नई इंडस्ट्रीज़ चाहिए होंगे, उतने नए रोड चाहिए होंगे, नई बिल्डिंग्स चाहिए होंगी। तो ज़मीन तो उतनी ही है हमको, तो हमारे पास 30% के आसपास अर्थ की ज़मीन है, उससे ज़्यादा ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन हमारी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके कारण से हमारी डिमांड बढ़ रही है। और इस डिमांड के कारण से क्या हो रहा है, ज़मीन की अवेलेबिलिटी हमारे लिए धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, और एक तो हमारी डिमांड बढ़ने के साथ साथ अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है, दूसरा क्या हो रहा है कि हमारी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसके कारण से हम लैंड का जो है वो उसकी चीज़ों उसकी अवेलेबिलिटी को हम अपने लिए कम करते चले जा रहे हैं। जैसे हो गया, एक बात आई लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन। कुछ ऐसे हलचल हुए और ज़मीन जो है कोई एक एरिया जो है वो धंस गया। तो अब पहले वो प्लेन एरिया था या पर्वत के आसपास था, वहाँ पर रह सकते थे, वहाँ पर रोड बना सकते थे, बिल्डिंग बना सकते थे। लेकिन लैंडस्लाइड हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, हमने कहीं पे माइनिंग कर दी जिसके कारण से नीचे गड्ढा बन गया, या हमने कहीं पे बम फोड़ दिया, या रोड बनाने के चक्कर में हमने पहाड़ों को काटा, और हमने काटने स्टार्ट किया, फिर उसी के चक्कर में थोड़ा सा अपने आप को टूट गया। तो ऐसे चीज़ों को लैंडस्लाइड बोलते हैं, जिसके कारण से वो ऐसा ज़मीन जिस पे हम पहले रह सकते थे, कुछ एक्टिविटी कर सकते थे, अब वो रहने लायक नहीं बची, वो खाई बन गई या गड्ढा हो गया उसमें। तो इससे क्या हो गया, लैंड जो रिसोर्स है हमारा, उसकी कमी हो गई हमारे पास। सॉइल इरोजन भी क्या करता है, जैसे सॉइल का इरोजन, सॉइल क्या है, लैंड के ऊपर की एक ऐसी लेयर है जिसपे हम खेती कर सकते हैं। तो अगर हमारे खेत, कहा कि हमारे पास एक खेत है जिसमें हम खेती करते हैं, तो बेसिकली खेत क्या है, एक लैंड है। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण से इसकी जो उर्वरता या फर्टिलिटी जो है वो कम हो गई। अब इसकी फर्टिलिटी कम हुई, मतलब हम इस पे खेती नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये कमी हुई ना, हमारे रिसोर्सेज की कमी हुई, रिसोर्सेज का ह्रास हुआ हमारा। डेजर्टिफिकेशन हो गया, यानी कि जैसे मरुस्थल में हमने बात की कि डेजर्ट जो है वो लेस पॉपुलेटेड एरियाज हैं या लो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहाँ पर लोग नहीं रह सकते हैं। तो कोई ऐसा एरिया है जिसको हमने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, उसके अंदर से सारे जो भी भूमि के अंदर जल था सब कुछ निकाल लिया। अब क्या हो गया, वो ज़मीन जो है वो डेजर्ट के बराबर हो गई। अब वहाँ पर लोगों के रहने लायक कंडीशन नहीं बची। तो वो क्या हो गया, हमारे लैंड रिसोर्सेज का हमने अपने लैंड रिसोर्सेज को क्या किया, खराब किया है, लैंड रिसोर्सेज का ओवर यूज़ किया। ये सारे लैंड डिग्रेडेशन हो गया, लैंड की क्वालिटी में हमने कमी कर दी। अ, हो सकता है पहले वो एरिया था जहाँ पर हम लोग रहते थे, अब काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया वहाँ पर, जिसके कारण से अब वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया। ये सारी चीज़ें आ गई, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, हमने काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल छोड़ दिया जिसके कारण से अब आसपास लोग रह नहीं सकते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो ये सारे रीजन से हमने क्या किया, लैंड जो हमारा रिसोर्सेज है उसकी कमी की हमने, उसकी अवेलेबिलिटी को अपने लिए कम किया। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, हमको लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना होगा, क्योंकि इसको बचाना है हमको, अपनी लैंड जो रिसोर्सेज है उसकी अवेलेबिलिटी को हमको बचाना है। और उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम क्या करें कि अगर हम कहीं से, कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का काम क्या है, हमको कई सारी चीज़ें सप्लाई करता है या हमको ऑक्सीजन मिलता है उससे। तो अगर हमने किसी एरिया को फॉरेस्ट बना दिया या डेजर्ट बना दिया हमने, तो उसको फिर से हमको क्या करना होगा, वापस फिर से उसको अगर हमने उसके पेड़ पौधे कम कर दिए उसके, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको फिर से वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने होंगे, फिर से हमको नया फॉरेस्ट बनाना होगा, एफॉरेस्टेशन करेंगे हम उसका। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन कहते हैं, कि कोई ऐसी ज़मीन जिस पे पहले ढेर सारे पेड़ पौधे थे, हमने काट के उसका यूज़ कर लिया, और अब वो ज़मीन एकदम बंजर हो गई, तो अब फिर से उसको यूज़फुल करने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, उस पर नए पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिससे वो ज़मीन जो है हमारे काम आ सके या हमारे यूज़ के लिए फिर से तैयार हो सके। लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं, अगर भूस्खलन ने या अगर हम बात करें जो हमारे समुद्र के आसपास के जो बीचेस होते हैं या समुद्र के आसपास की जो ज़मीन होती है, धीरे धीरे क्या होता है, वाटर लेवल राइज होने से आसपास की ज़मीन जो है वो पानी में डूब जाती है। तो ऐसे क्या करना है हमको, हमारी जो ज़मीन डूब गई, जो पहले लैंड था जिस पे हम रह सकते थे या कोई काम कर सकते थे, वो अब डूब गई। तो हमको क्या करना होगा, उसको फिर से रिक्लेम करना होगा, फिर से ऐसी चीज़ें डेवलप करनी होंगी, ज़मीन की ऊंचाई बढ़ानी हो सकती है, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम क्या करेंगे, लैंड को फिर से रिक्लेम करेंगे, अपना जो लैंड था उसको हम फिर से वापस लेंगे। अगर ने पॉल्यूशन से ऐसा कर दिया है या बाढ़ के कारण से चीज़ें ऐसी हो गई हैं, तो उस लैंड को रिक्लेमेट करना है। और साथ साथ सॉयल जो है,
ऐसा ज़मीन, ऐसा लैंड जो हमारे लिए पहले फर्टाइल था, हमारे यूज़ का था, अगर हमने उसकी फर्टिलिटी कम कर दी, तो उसकी फर्टिलिटी को फिर बचाने का तरीका क्या है कि जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उसके यूज़ को कम किया जाए। केमिकल फर्टिलाइजर के कारण ज़मीन की जो प्रोडक्शन तो पहले ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी जो है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। साथ साथ ओवर गेजिंग की समस्या आती है। कई सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर पशुओं के काफ़ी ज़्यादा चारे के कारण से वो ज़मीन जो है धीरे धीरे बंजर हो जाती है। अब वो ज़मीन जो है फिर से वहाँ पर घास नहीं उग सकते हैं या नई वनस्पति नहीं उग सकती हैं। तो उस सारी चीज़ों से बचाने के लिए हमको क्या करना होगा? ओवर गेजिंग। आप पशुओं को चारा खिलाइए, लेकिन ओवर गेजिंग मत करवाइए। कहीं पहले इस एरिया में खिलाइए, फिर जब इस एरिया की घास खत्म हो जाए फिर इसको मौका दीजिए कि यहाँ पर फिर से घास आए, तब तक आप पशुओं को दूसरी एरिया पे उनको चारा खिलाइए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अपने जो कंजर्वेशन के मेथड्स हैं, किसके कंजर्वेशन के मेथड्स हैं? लैंड रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के मेथड्स है। एफॉरेस्टेशन है, लैंड रिकल्मिनेशन है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना है, ओवरगेजिंग को कम करना है। ये जितना भी बात किया हमने किसके बारे में बात की? लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात की। लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड रिसोर्सेज का हमारे लिए यूज़ कैसे होता है? लैंड रिसोर्सेज का जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी या उसकी क्वालिटी कम कैसे होती जा रही है, और अगर कम हो रही है उस रिसोर्स की क्वालिटी तो उसको कंजर्वेशन कैसे करना है या रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे करना है।